नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और एक बहुत ही पॉपुलर एक मामले पर मैं चर्चा करूंगा जिस पर काफ़ी डिस्कशन होता रहा लगातार और सुशांत सिंह के केस पर। और मैं इसके बाकी पक्ष पर नहीं जाऊंगा। जो भी आप मीडिया में देखते हो, ये आत्महत्या था कि मर्डर था, वो एजेंसियां काम कर रही हैं, वो बताएंगी, उनसे स्पष्टता होगी। मैं सिर्फ आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको कुछ दो चार बातें बताऊंगा बच्चों, जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं। और ये जो बना हुआ है माहौल की करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, पता नहीं क्या क्या करंट के नाम पर पढ़ते हैं बच्चे, तो करंट मार देता है उनको। प्रारंभिक परीक्षा का जो अभी क्वेश्चन है वो सामने है, कहीं यही चीज़ आपके साथ मुख्य परीक्षा में ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों ये ध्यान रखना कि जो हम पढ़ें करंट में उसको हम मुद्दों से जोड़ें, ठीक है। तो मेरा बस आपका एक ज्ञानवर्धन करने का उद्देश्य है हमारा कि आप किस तरीके से इस मैटर को लें और इसमें अपने सिलेबस के कौन कौन से चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डीजीपी बनाम जो है कमिश्नरेट सिस्टम की बात चल रही है काफ़ी। पुलिस में मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच विवाद के भी विषय रहे। मुंबई में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है और बिहार में डीजीपी प्रणाली लागू है। एक डीजीपी का कहना था, वो अब हालांकि वीआरएस उन्होंने ले लिया, कि वो कॉल करते हैं तो रिस्पांस नहीं आता है। क्या क्या मैटर है। सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन, आप जानते हैं इंस्टीट्यूशनल पहलुओं पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सेवा के सेकंड पेपर में। और हम लोग एक जल्दी ही आपके लिए प्रोग्राम ला रहे हैं संस्थान पर व्याख्यान करके। पहले भी हमने किया था कई साल पहले, आज से हमें लगता है 3-4 साल पहले, बट उस समय चैनल पे सब्सक्रिप्शन बहुत कम थे, अभी भी बहुत कम है क्योंकि हमारा एजुकेशनल चैनल है और जो बहुत सीरियस क्राउड है, जो भी ग्रोथ है उसका वो ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ है। और मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि इसको खूब कोई सब्सक्राइब करे। अगर आपको सही लगता है तो आप ये भी देख सकते हैं, एक विकल्प आपके पास ये भी है। तो हम लोग संस्थान पर व्याख्यान के चरण में सीबीआई पर भी अलग से डिस्कशन करेंगे। दूसरा नौकरशाही जैसे मामले भी इस पर बनते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज और स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका उस पर क्या है। जैसे बिहार से एक आईपीएस अफसर को भेजा गया महाराष्ट्र, तो उनके साथ ऐसा माना गया कि बिहेव जैसा होना चाहिए था एक आईपीएस अधिकारी के साथ वैसा नहीं हुआ। हालांकि कोरोना जैसी समस्याएं भी इसमें थीं। पुलिस पर बहुत प्रश्न उठे तो पुलिस रिफॉर्म एक विषय बन सकता है। आप यहाँ से एसे के लिए तैयार हो सकते हैं, निबंध भी पुलिस पर आ सकता है, तो हमें डिटेल से इस पर देखना चाहिए। और उसके बाद ये जो क्षेत्राधिकार का जो मामला था ना, कि ये बिहार पुलिस इस पर जांच कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके बारे में भी, कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें रिफॉर्म हम कैसे करें। तो एक विषय है ना। इसके सिर्फ चॉकलेटी पहलुओं को छोड़ दें जो मीडिया में खूब लंबा चला, टीआरपी और ये सब हुआ है ना, या पॉलिटिक्स, उनको छोड़ दें तो सिविल सेवा की परीक्षा में एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है और किन बातों पर ध्यान रखेगा, मैं उन्हीं पहलुओं को उठाऊंगा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है। रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है जिस पर हम लोग अभी बात करेंगे। ये मुख्यतः ये समझाना हमारा उद्देश्य है। देखिए ये सामने है, रिया चक्रवर्ती है ना, पिटिशनर थी, ये सामने आपको दिख रहा है, और रिस्पोंडेंट जो हैं वो स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स इस पर था, जिस पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट 35 पेज का था, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में सरलता से इनके मुद्दों को बताऊंगा ताकि एक विद्यार्थी के नाते आप समझ पाओगे कि हम किस तरीके से किसी जजमेंट को पढ़ें और किन बिंदुओं से उठाएं और कैसे सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में, यहाँ तक कि प्रारंभिक परीक्षा में, उसका हम फ़ायदा ले पाएं। ये जजमेंट जो है काफ़ी पहले का है, मतलब टाइम अब हो चुका है, मेरे ख्याल में 19th था पिछले मंथ का जब ये आया था। इसमें मूलतः अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ोगे, आप चाहोगे तो मैं पीडीएफ पूरे जजमेंट का दे दूंगा जो 35 पेजेस का है। मैंने आपके लिए पढ़ा, आप क्यों पढ़ोगे, आप मुझसे सुनो, समझो सरल भाषा में। 4 मुद्दे बेसिकली इसमें थे जो सुप्रीम कोर्ट के पास आए, ठीक है। पहला मुद्दा ये था कि जुरिस्डिक्शन ऑफ बिहार पुलिस, क्या बिहार पुलिस का क्षेत्राधिकार ये है कि वो ऐसे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जबकि एक इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस के द्वारा हुआ है। यानी क्षेत्र बदल गया तो क्या दूसरा कोई पुलिस की एजेंसी इस पर जांच कर सकती है या नहीं।
दूसरा इसमें मामला था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र ऑफ पावर का अधिकार है या नहीं है, यानी वो किसी केस को, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को या अपील्स को एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी में ट्रांसफ़र कर सकती है क्या। जैसे महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो क्या सीबीआई को देने का राइट्स ये सुप्रीम कोर्ट के पास है या नहीं है, जबकि वो किसी भी कानून की व्याख्या करने वाली सर्वोच्चतम संस्था है। लेकिन इसके लिए भी कुछ तार्किक आधार होना चाहिए। प्लस तीसरा मुद्दा इसमें यह है कि क्या सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया ये सही था या नहीं था। और चौथा, जो मुंबई पुलिस कर रही थी, यानी जो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन ना कि इंक्वायरी, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC सेक्शन 174 के तहत, तो क्या वो ठीक था, क्या वो उसको स्ट्रेच करके बहुत कर रही थी। दो शब्द में अंतर होता है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, दो तरह का चीज़ है। इंक्वायरी में नॉर्मल पूछताछ होती है, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा अधिक डेप्थ में जा कर के डिटेल से, है ना, तथ्यों को, साक्ष्य को, सब चीज़ को देखा जाता है। ये दो विषय हैं, तो हम इसी 4 मुद्दों के संदर्भ में देखेंगे। और फाइनली आपके समक्ष जो है ये सारे जो मामले हैं कि सीबीआई को जांच करने का अधिकार सही है या नहीं, इस पर डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में लेकर के, यहाँ ध्यान देने लायक है कि रिया चक्रवर्ती जी खुद वहाँ पहुँची सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि भाई सीबीआई से जांच कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुंबई पुलिस ही करे, बिहार पुलिस का राइट्स नहीं है। तो सीधा सीधा मामला इस तरह का बनता है। हम लोग बिना वक्त गंवाए उस पर आ जाते हैं और सीबीआई के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग बात करेंगे कभी किसी वीडियो में। एग्जैक्टली ये एजेंसी की स्थापना कैसे हुई, देखिए बच्चों, ऐसा हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, उस समय, है ना, जब आप युद्ध में होते हैं तो बहुत तरह के विवाद होते हैं, ठीक, जैसे सिविलियन वर्सेस जो है स्टेट के झगड़े बहुत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर अभी युद्ध हो जाता है तो मान लीजिए राजस्थान के बॉर्डर इलाके में जो लोग रहते होंगे उनका कुछ गोडाउन होगा, पता चला गवर्नमेंट उनमें से हटा करके वहाँ पे कुछ गोला बारूद ये सब रख दे, ठीक है, या कोई ऐसा पायलट जो कॉमर्शियल हवाई जहाज़ उड़ाता होगा उसे सुखोई 30 में या रफ़ाइल में बैठा के बोला जाए जाओ बम गिरा के आओ, और उसका कुछ गड़बड़ हो जाए, तो जब युद्ध खत्म होगा तो उस फैमिली के मेंबर क्लेम करते हैं, है ना। जैसे उसकी वाइफ हो सकता है केसेस करे स्टेट पर कि भाई मेरा पति एक कॉमर्शियल पायलट था, उसको फाइटर पायलट कैसे बनाया, कैसे बिना ट्रेनिंग का उनको भेजा गया, ऐसे ऐसे क्लेम करेगी। यानी झगड़े होंगे। झगड़े क्या होंगे, राज्य बनाम नागरिक, युद्ध के बाद ये होता ही होता है। तो यही है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय उनके झगड़े को निपटाने के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था जिसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से कहते हैं, और उसके लिए कानून बनाया गया था 1946 से, ठीक है। और उसके तहत जो पुलिस वाले थे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ठीक है। ये 10 सालों में लगभग आप ऐसा समझिए कि वो जांच पूरे हो गए, सारे विवाद निपटा दिए गए। अब वो इतनी एक्सपर्ट एजेंसी थी तो फिर उसका क्या होगा, उसका कहीं कुछ बर्बाद ना हो जाए समय, या जो स्किल डेवलप किया, और दिल्ली पुलिस के बहुत जाने माने ऑफिसर्स उसमें थे, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि इसका कुछ एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका हम लोग कर लें तो अच्छा होगा। और उस समय एक कमेटी बनाई गई, डीपी कोहली साहब की कमेटी थी। डीपी कोहली कमेटी के कहने पर 1 अप्रैल 1963 से उसी इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को क्या कहा जाने लगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना कर दी गई। और ये स्थापना बेसिकली कार्यपालक शासनादेश से हुई थी, है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुई थी। ये ध्यान रखिएगा कि सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ना, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक कार्यकारी संस्था है जिसका गठन मंत्रिमंडलीय संकल्प से हुआ है और अप्रैल 1963 से ये काम कर रही है। लेकिन ये जिन शक्तियों का प्रयोग करती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो था 1946 का, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विवाद थे जांच करने का जो काम कर रही थी एक एजेंसी, वहीं से शक्तियां लेती हैं। यानी संस्था है कार्यकारी, लेकिन शक्तियों का अभ्यास जो है वो करती है स्टैट्यूटरी लेवल का।
लेकिन अभी भी एग्जाम में अगर आए तो आपको ये कहना है कि ये कार्यकारी संस्था है, ये कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी या संवैधानिक संस्था नहीं। चलिए इसके बारे में आगे बातें होगी सीबीआई के लिए। अभी हम जिस मुद्दे को उठाए हैं इसी पर बात करते हैं कि सुशांत केस में जो मैटर है उस पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये आम भाषा में न सिर्फ हमारे विद्यार्थियों के लिए बल्कि भारत के सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। और भारत में हमें लगता है कि लीगल अवेयरनेस कम होता है लोगों में, और चूंकि ये केसेस बहुत भारी भरकम होते हैं, बड़े बड़े मामले ऐसे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है। ये दोनों ही उद्देश्य है। अगर कोई ये है हालांकि एजुकेशनल चैनल, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो सिविल सेवा की तैयारी नहीं करते, वो भी इस डिस्कशन से समझ पाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के विचार या निर्णयन क्या रहे इसको लेकर के। मैं पहले मुद्दे पर आता हूँ कि क्या बिहार पुलिस का क्षेत्राधिकार है या नहीं, है ना, इस मामले पर वो जांच कर सकती थी या नहीं, इस पर मेरे कोई विचार नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के ही विचार हैं। और उसी स्टेटमेंट से कुछ काम की बातें मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पर रखी हैं जो दिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ कि ये जो बिहार पुलिस का क्षेत्राधिकार कैसे है इसके बारे में बात समझिए, है ना। एक तो है कि एफआईआर मैंडेटरी हो जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको आप कहते हैं, वो अनिवार्य हो जाता है तब जब कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हो, संज्ञेय अपराध हो। और ऐसा सीआरपीसी का सेक्शन 175 ये कहता है। मतलब अगर कहीं हम पहुँचे हैं पुलिस स्टेशन और कहें कि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो एफआईआर होगा ही होगा। ठीक है, अब क्यों वहाँ पर एफआईआर हुआ, बिहार में एफआईआर क्यों हुआ ये समझिए, और क्यों बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये आता है। ये कहता है कि ये जो मामला था अगर आप देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट जो लीगल हायर थे यानी सुशांत के पिता वो बिहार में रहते हैं, तो लीगल हायर्स को ही मान्यता है, वो बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते हैं दूसरी जगह पे। तो उन्होंने एक कंप्लेन किया कि भाई इसमें जो है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फंड का भी मामला है जो वहाँ पर नहीं रखा गया था, या मुंबई पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, उसकी बात उन्होंने की और भी फ्रॉड की बात की और अपनी अक्षमता को व्यक्त किया कि भाई वो जा नहीं सकते कहीं और, तो वो जा कर के कहते हैं। अब क्या ये कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं है, और अगर ऐसा है तो उस पर क्या है आपको केस जो है रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है, दो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया है इस पर, है ना। एक तो केस है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो आपको दिख रहा होगा, मे भी इतना शायद क्लियर नहीं है बट मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इसी आधार पर है ना कि अगर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अगर देखें कुछ फंड्स का मामला हो तो कहीं और भी हो सकता है, ऐसा एक डिसीजन पहले हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट मेड इट वेरी क्लियर दैट अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन ए मैटर ऑन टेरिटोरियल ग्राउंड एंड द इशू कैन बी डिसाइडेड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देखिए अगर आप पहुंचते हैं किसी थाने में और आप कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये बात समझें कि अगर कोई व्यक्ति ये जाकर के कहता है कि भाई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसके जांच से, इन्वेस्टिगेशन से वो कोई भी पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि भाई टेरिटोरियल ग्राउंड पे हम जांच नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैटर बाद में डिसाइड होगा। हालांकि यूजुअली एक प्रैक्टिस है कि हर थाना का, हर जो पुलिस स्टेशन है उसका एक जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें जो क्राइम होता है वो उसी के आधार पे जांच करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा ठीक करने के लिए एक 0 एफआईआर की संकल्पना ली गई कि भाई कहीं पर भी इसके लिए एफआईआर रजिस्टर हो जाए और फिर वो एफआईआर वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसा इस मामले में मुंबई पुलिस भी कह रही थी कि बिहार पुलिस को एफआईआर रजिस्टर नहीं करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, उनको 0 एफआईआर करना चाहिए था और वो भी मामला हमें ही दे देना चाहिए था। लेकिन बिहार पुलिस का ये यहाँ पर कहना था कि नहीं, उन्होंने एफआईआर किया और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 175 के तहत ये अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ये संज्ञेय अपराध है, तो इस पर क्या हुआ, एफआईआर हुआ और जैसे ही एफआईआर होगा इन्वेस्टिगेशन होगा ही होगा।
इन्वेस्टिगेशन से मना नहीं कर सकते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। तो हम सब नागरिकों को अवेयरनेस के लिए ये ज़रूर पढ़ना चाहिए ऐसा पठन। और बड़ा कमाल की लाइनें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस्तेमाल की गई हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो जो पढ़ने के लिए कंटेंट हैं, जो भी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि कभी कभी कोई केसेस ज़रूर पढ़िए। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं हॉबी के लिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉ के स्टूडेंट होंगे तभी पढ़ना ज़रूरी है। केसमेट पढ़ना चाहिए, इससे आपको है ना फिलॉसफी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, समाज, सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और जो भी जजमेंट होते हैं वो सुकरात, प्लेटो, ये सब बहुत उनके फिलॉसफी के आधार पे होते हैं। गजब के रेफरेंसेस रहते हैं, मतलब पढ़ के दंग रह जाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ऐसे में, निबंध में ऐसी लाइनें आप कोट कर सकेंगे, ठीक है। तो जैसे इसी सुशांत सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि न्याय मिलता है या न्याय को अपहोल्ड किया जाता है, तो जो जजमेंटल सिस्टम है, अगर अच्छे से हो जाए इन्वेस्टिगेशन, तो वही सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि दिवंगत आत्मा को भी शांति मिलेगी। बड़ी कमाल की लाइन है, मैं पहुंचूंगा वहां पर, और अगर इसमें होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, या आप पढ़ना, है ना। 35 पेज का स्टेटमेंट है, उसमें लास्ट में ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो कमाल के शब्द, कमाल के तरीके, मूड, स्टाइल, है ना, अपनी बात को कहने का तरीका, ये सब भी आपका विकसित होगा। तो कभी कभी ज़रूर इसको पढ़िए। चलिए, अब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मनी, ये क्लेम किया गया था, ये है, ये जब भी होगा तो वेयर टू बी इवेंचुअली अकाउंटेड फॉर इन पटना। ये पटना में ही ये कहा किसी ने कि भाई ये है जहाँ पे इनके रेजिडेंट हैं और लीगल हायर हैं। प्राइमा फेसाई जो फर्स्ट लीगल हायर देखो क्या होता है बच्चों, लीगल हायर होता है कानूनी दयाद, उसको कहते हैं। जैसे जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो उसके कानूनी दयाद कौन हुए? उसके पिता, उसके माँ, ठीक है। चूँकि हम लोग पिता कहते हैं, जो कि पैटर्नल थोड़ा सा चलता है सिस्टम, इसीलिए, है ना, प्रॉपर्टी में, संपदा में ऐसा। और अगर वो विवाहित है तो लीगल हायर कौन होगा? उसकी पत्नी। तो सुशांत सिंह की शादी हुई नहीं थी, तो उनके पहले कानूनी दयाद या लीगल हायर कौन होंगे? तो उनके पिता। तो अगर उनके पिता ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मनी की बात कर रहे हैं और एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। क्लियर है ये? वैसे भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं किया था, है ना। सीआरपीसी 174 के तहत इंक्वायरी कर रहे थे, वो पूछताछ कई लोगों से किए थे, 55-56 लोगों से में भी मुझे क्लियर नहीं है, वो पूछताछ इस पर लगातार कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से 174 को ही स्ट्रेच कर रहे थे, जबकि इन्वेस्टिगेशन की भी आवश्यकता ऐसे मामले में है जो कॉग्निजिबल ऑफेंस का मामला बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, ये जो दूसरा मामला था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्षमता है, शक्ति है, जुरिस्डिक्शन है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर सकते हैं। कोई भी केस या इन्वेस्टिगेशन उसको एक जगह से दूसरे जगह, एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी को कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शन ध्यान रखिएगा, सेक्शन 406 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। 406 शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 406, ठीक है, ठीक है। सीआरपीसी का एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, तो उसका स्कोप है, ठीक है। और बहुत सारे आप जानते हैं कि कानून को परिभाषित करने की बात है, की गई है, जबकि इसका निगेट किया गया है कई जगह पर। सुप्रीम कोर्ट ने निगेट किया है, रामचंद्र सिंह सागर एंड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, लेकिन फिर वही मामला हो जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द कंपिटेंस ऑफ द ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 406, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट या डोमिनेंट हो जाता है उस मामले में जब कोई प्राइमा फेसाई, ठीक है, कोई लीगल हायर, कानूनी दयाद ये कहता है कि फ्रॉडलिटी ऑफ मनी या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ, है ना, मनी एंड अथॉरिटी का मामला है, तो उसको इस केस में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ऑलरेडी
है। ठीक है, 406 सेक्शन ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका रेफरेंस देके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही। अब ये मामला था कि सीबीआई जांच कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ठीक है, तो रिया चक्रवर्ती ने ये कहा था कि भाई सीबीआई जैसी एजेंसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस को ही जांच करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है मामला, इनके लॉयर जो पिटिशनर हैं इस मामले में और रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ बिहार और अन्य पार्टियां हैं। ठीक है, तो मिस्टर दीवान ये इनके तरफ से थे, इन्होंने कहा कि बिहार पुलिस जो है इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है क्या करने का, केस को रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने का, जो पहले हम लोगों ने रूल आउट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के विचार में ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर कोई भी, फिर से मैं बोलता हूँ, दोहराता हूँ, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ठीक है, और वो कोई व्यक्ति अगर पहुंचता है पुलिस स्टेशन तो एफआईआर करना ही पड़ेगा, और एफआईआर होगा तो इन्वेस्टिगेशन मस्ट होगा। तो ये तो कंप्लीटली जो है ये कट जाता है। बट इनके लॉयर का ऐसा कहना था कि बिहार पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं है, और जब बिहार पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन जब नहीं करेगी तो बिहार सरकार कैसे रेकमेंड कर सकती है सीबीआई को। सीबीआई के बारे में मैंने बहुत थोड़ी सी बात की है, कभी आगे बताऊंगा। सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है जो कोहली कमेटी के कहने पर, जिसका गठन अप्रैल 1963 से हुआ है ना, वो जो शक्तियों का अभ्यास करती है, जिन शक्तियों को इस्तेमाल करती है, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के, है ना, ऐसे जो केसेस होते थे या इकोनॉमिक क्राइम्स थे उनको देखने के लिए किए जाते थे। कभी इस पर डिटेल से अलग से चर्चा होगी। तो उसमें यह है कि केंद्रीय एजेंसी है और भारत क्या है, संघात्मक है, संघ और राज्य दोनों की अपनी अपनी पहचान है। ठीक है, भारत क्या यूनियन टाइप ऑफ द फेडरल सिस्टम है। तो केंद्रीय एजेंसी अपने आप राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसीलिए सीबीआई से यदि जांच करवाना हो तो राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। शो मोटो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई नहीं कर सकती। शो मोटो का मतलब है स्वयं के आधार पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई नहीं कर सकती है। ये अधिकार एनआईए को अब दे दिया गया है। एनआईए कर सकती है, एनआईए एक्ट बना हुआ है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1 जनवरी 2009 से काम कर रही है। कभी हम लोग बात करेंगे, कई मामले में सीबीआई और एनआईए का कुछ विवाद भी है, ओवरलैपिंग भी है, तो सारे मुद्दे को बाद में देखेंगे। तो इनके लॉयर, रिया चक्रवर्ती के लॉयर का ये कहना था कि बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था और बिहार सरकार को, सीबीआई को कॉन्सेंट नहीं देना चाहिए था कि आप जांच करिए, और अगर ऐसा नहीं कहते तो सीबीआई जांच करने नहीं आती। तो ये गलत हुआ। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, आइए जरा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मिस इंटरप्रिटेशन एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये था मामला, और उनके कानूनी दयाद, लीगल हायर, चूँकि पटना में थे, उन्होंने एफआईआर किया, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 175 ये कहता है कि इसमें केस रजिस्टर करना, एफआईआर करना जरूरी है, और एफआईआर होता है तो इंक्वायरी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। इसीलिए ये साफ साफ कहा कि हाँ, कुछ मतलब ये द एक्सरसाइज ऑफ द जुरिस्डिक्शन बाय द बिहार पुलिस अपीयर्स टू बी इन ऑर्डर, मतलब कोर्ट ये कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि बिहार पुलिस ने जो कार्य किया वो सही है। एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द एफआईआर टू मुंबई पुलिस। जब उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर लिया कॉग्निजिबल ऑफेंस का, तो किसी और को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज नॉट लाइक द जीरो एफआईआर, ये जीरो एफआईआर नहीं है, दिस इज कॉल्ड एफआईआर। और एफआईआर होगा तो इन्वेस्टिगेशन वो शुरू करेंगे, और तभी वो अपने पुलिस वाले वहाँ भेजे थे या उनके आईपीएस अफसर वहाँ गए थे। जो भी हुआ उसके बाद वो आप जानते हैं, मीडिया में बहुत कुछ आप देख रहे होंगे, देखे होंगे। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फॉर द सेम रीजन, इसी वजह से द बिहार गवर्नमेंट वाज कंपीटेंट टू गिव कॉन्सेंट फॉर
इंट्रस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू द सीबीआई। जब बिहार पुलिस में एफआईआर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया, तो बिहार पुलिस बिहार गवर्नमेंट के दायरे में आती है। तो बिहार सरकार को यह पर्याप्त सत्ता है कि वह किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी अपने आंतरिक मामले पर जांच के लिए कॉन्सेंट दे। और ये जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1946 का है, जिस शक्तियों का प्रयोग सीबीआई करती है, उसके सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि जब तक कोई राज्य कॉन्सेंट नहीं देता है तब तक सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ये कोर्ट कह रही है कि कॉन्सेंट दे सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा, वो उनके दायरे में है बिहार पुलिस। तो बिहार सरकार को भी यह अधिकार है, वह क्या कर सकती है, ऐसे सीबीआई को, है ना, कॉन्सेंट दे सकती है कि आप हमारे लिए जांच करिए। और जब ये है तो सीबीआई का जांच करना भी उचित है। ठीक है, क्लियर है ये। हमने दो बातें क्लियर की सबसे पहले कि क्या मुंबई में कोई क्राइम हुआ, वो क्राइम दूसरे जगह पे एफआईआर के लिए रजिस्टर हो सकता है कि नहीं, उस पर जवाब आपने सुना। दूसरा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तीसरा भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है या नहीं कि वो किसी मामले को किसी अन्य एजेंसी को सौंप सकती है या नहीं सौंप सकती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीज़ों को क्लियर किया कि सीबीआई को जांच के लिए कह सकती है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट। ये जो मामला है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट इज फ्री फ्रॉम स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस। अब एक स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन, स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून। एक कानून बना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसका सेक्शन 6 में कहा गया कि सीबीआई तभी जांच करेगी जब कोई राज्यों के मामले में, क्योंकि राज्य सूची का विषय होता है इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो जब राज्य सरकार कहेंगी तभी सीबीआई जाके जांच करेगी। लेकिन कोर्ट कह रही है, दो केसेस याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे कानून की व्याख्या करने का अधिकार है। और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस संपत लाल का केस है 1985 का, मैं फिर से दोहराता हूँ। ठीक है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस संपत लाल, इस याचिका पर 1985 में ये बात साबित हुई है कि वो किसी को दे सकती है। ठीक है, सीबीआई को जांच करने के लिए दे सकती है या कोई भी एजेंसी को ये काम करने को कह सकती है। ये स्टैट्यूटरी बंधन से मुक्त है। इस मामले पर कोर्ट ने ये कह रही है, आप कोई कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट को बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो किस में आता है, आप पॉलिटी में पढ़ते हो, ये हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत है, उसी में जुडिशियल रिव्यू भी शामिल है। न्यायिक जो है पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण उसमें शामिल है। और केशवानंद भारती की याचिका जो आप 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने विचार दिए थे, उसके तहत भी हम ये बात समझ सकते हैं। लेकिन ये केस इससे जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और यहाँ पर रखा गया कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2010 का ये मामला है। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन से वो फ्री है और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसीलिए सीबीआई जांच करने को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा सकता है। कानून में भले नहीं लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर ऐसा होगा, लेकिन ऐसी शक्तियां इनके पास हैं। इसकी भी क्लैरिटी आपको मिली। अब अगला मामला कि स्कोप ऑफ द सेक्शन 174 सीआरपीसी 174, जिसके तहत मुंबई में जो हो रहा था उसके बारे में इन्होंने कहा। और इस मामले में साफ साफ क्लैरिफाई किया कि ये था कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस पर 175 के तहत एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इंक्वायरी पे ध्यान दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मुंबई पुलिस ने 174 को कुछ ज़्यादा ही जो है स्ट्रेच किया, खींचा, उसको मैग्नीफाई किया, विस्तारित किया, और इंक्वायरी के तहत ही इसको मामले को वो देख रही थी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है वो पॉइंट वो दिए और ये कहा कि भाई ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में
क्या है, एफआईआर होना चाहिए। हालांकि इसके लिए ऑप्शंस मुंबई पुलिस के पास भी हैं, ऐसे भी इन्होंने बात कही कि वो चाहें तो इसको है ना 175 के तहत रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन कर सकते, बट दैट टाइम नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस तरह के मामले को कही। तो थोड़ा सा पुलिस के क्रिटिसिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिले और आपने सुने, ठीक है। तो ये 35 पेज का कोर्ट का जजमेंट है, उसका निचोड़ या उसका सार यहाँ पर है। अब ये एक जो विषय है बच्चों, ये पुलिस रिफॉर्म, ये इस पर प्रकाश सिंह की एक याचिका भी है इसके केस इस संदर्भ में, और पूरे पुलिस फिनोमेना को लेकर के मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लाऊंगा, जिससे आपकी समझबूझ विकसित हो पाएगी कि पुलिस प्रशासन कैसे चलाया जाता है, क्या उसकी कमियां हैं, उसमें सुधार करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप और किस विषय पर चाहते हैं कि ऐसे कुछ हम लोग काम करें, किसी विषय पर आपके ज्ञानवर्धन की कमी है या आप कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन से टॉपिक पर और हम लोग वीडियो लेकर के आएँ। पुलिस रिफॉर्म पे तो मैं ला रहा हूँ, ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ, आगे आप अपने विचार व्यक्त करिएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।